समय और परिस्थिति का मारा एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई कमाने के लिए जाता है। जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख के यहाँ बड़ी शिद्दत से काम कर रहा था। एक दिन की बात है, शेख की अचानक मौत हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद शेख की जो पत्नी होती है उसकी भी मौत हो जाती है। अब घर में उसकी बेटी अकेली बचती है। सारी जिम्मेदारी शेख की बेटी पर आ जाता है। सारी जिम्मेदारी शेख की बेटी बड़े शिद्दत से निभाती है। एक दिन की बात है, शेख की बेटी का जन्मदिन होता है। शेख की बेटी अपने ही घर में इस हिंदुस्तानी लड़के को बुलाती है और उसको शराब पिलाती है। शराब पिलाने के बाद आधी रात को उस लड़के को निर्वस्त्र करके अपने साथ सुला लेती है। फिर इसके बाद जो हुआ कहानी में आप सबको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम धनपत राम होता है। धनपत की पत्नी का नाम मंजू देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा होता है जिसका नाम लोग बड़े प्यार से राजू रखते हैं। राजू बड़ा ही खूबसूरत लड़का था, बड़ा ही सीधा स्वभाव का लड़का था। राजू जब महज 12 वर्ष का हुआ उसी वक्त उसकी मां की मौत हो जाती है। राजू अपने गांव के बगल के स्कूल में पढ़ने लिखने जाया करता था। स्कूल पर गया हुआ था। अचानक कुछ लड़के राजू को खबर देते हैं कि तुम्हारी मां की मौत हो गई है। राजू स्कूल से छुट्टी लेकर के भागा भागा वह लड़का घर पर आता है। मां से लिपट करके खूब रोता है। फिर इसके बाद उसके पिता धनपत राम जी गांव घर के लोगों की मदद को लेकर के अपनी पत्नी मंजू देवी को श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद घर पर आते हैं, 13वीं संस्कार करते हैं। 13वीं संस्कार करने के बाद फिर अपने काम में लग जाते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। अब ये जो राजू था कक्षा 5 में पढ़ रहा होता है। एक दिन की बात है, गांव का एक व्यक्ति धनपत राम के घर आता है। घर आने के बाद धनपत राम को अपने पास बिठा करके कहता है कि धनपत, तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। घर में दुल्हन आ जाएगी, खाना बनाएगी, तुम्हें भी खिलाएगी और तुम्हारे बच्चे को खिलाएगी। तुम कब तक अकेले चूल्हे पर अपना हाथ जाते रहोगे। जब इतनी बात धनपत राम सुनते हैं, कहते हैं कि साहब, मैंने सुना है कि सौतेली माँ घर में आती हैं तो बच्चों को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए हमारी इच्छा है कि हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। हमारे बच्चे को कोई तकलीफ न होने पावे, इसलिए मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता हूं। जब इतनी बात वह व्यक्ति सुनता है, कहता है कि क्या एक जैसी सारी औरतें होती हैं? हो न हो वह सीधा स्वभाव की हो और ऐसा कुछ न करे, तुम शादी कर लो। वह व्यक्ति अब धनपत राम को राजी कर लेता है शादी करने के लिए। एक लड़की वाले को लेकर के अब धनपत राम के घर आता है। उस लड़की का नाम उर्मिला होता है। उर्मिला के पिता का नाम बदन राम होता है। बदन राम की बेटी उर्मिला बेहद खूबसूरत थी। उसी से धनपत राम की शादी तय हो जाती है और जिस दिन दोनों की शादी थी बड़े धूमधाम से धनपत राम बारात लेकर के जाते हैं। उर्मिला से शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में लेकर के आते हैं। कुछ दिन तक सेवा सत्कार करती रही उर्मिला, राजू की भी सेवा सत्कार करती रही और अपने पति धनपत राम की भी सेवा सत्कार करती रही। एक दिन की बात है, राजू से कहती है कि राजू जाओ बाल्टी में पानी लेते आओ। राजू जाता है, बाल्टी में पानी लेकर के आता है और जो ही द्वार पर पहुंचता है बाल्टी का पानी हाथ से छूट जाता है। अब वह सौतेली मां अपना असर दिखाने लगती है।
राजू को बड़ी मार मारती है, इतनी मार मारती है कि वह लड़का बिल्कुल चलने फिरने में असमर्थ सा दिखने लगता है। वह द्वार पर बैठ करके रोने लगता है। उर्मिला कहती है कि तुम शाम होते होते घर से भाग जाना, अन्यथा मैं तुम्हें रात को जान से भी मार सकती हूं। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, डर जाता है। उसे लगा कि मेरी खुद की मां नहीं है, सौतेली मां है, हो न हो वास्तव में मुझे जान से मार दे। अपने पिता को वह राजू नहीं बताता है और घर से निकल देता है। घर से निकलने के बाद अपने मामा के घर जाता है। जब अपने मामा के घर जाता है, रो रो करके मामा से सारी बात बताता है। मामा उसके कहते हैं कि ठीक है, तुम यहीं रहो, खाओ पियो और यहीं पढ़ो। अब मामा राजू की जिम्मेदारी उठा लेते हैं। करीब करीब 2 महीने तक अपने मामा के घर राजू रहता है। अब एक दिन की बात है, अब राजू की जो मामी थी, उसके मामा की बेबी, वह भी राजू को ताने मारने लगती है। वह कहती है कि अपनी माँ को खा करके यहाँ आया है हम लोगों को खाने के लिए, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ। राजू के मामा को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। राजू परेशान हो जाता है, सोचता है कि अब कहाँ जाऊं। अब जा करके अपने मामा से इस बात को बताता है, तब उसके मामा कुछ नहीं बोलते हैं। अब वो अपने मामा के सर का भी बोझ होने लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। जब उसके मामा कुछ नहीं बोलते तो वो यही समझता है कि अब मामा भी मुझसे ऊब चुके हैं। अब वह लड़का उस घर से निकल देता है। घर से निकलता है, गांव के बाहर जाता, एक पुलिया थी, उसी पुलिया पर बैठ करके रो रहा था। अचानक उसी रास्ते से एक अलगू नामक व्यक्ति गुजरते हैं। बड़ा ही नेक दिल इंसान थे। अलगू अपने समय में अच्छा खासा पहलवानी करते थे। अब उम्र ज्यादा हो चुकी थी। अब कुछ बंदों को अपने अखाड़े पर बुला करके लड़ाते थे और रियाज कराते थे। उनके बच्चे भी थे, वे भी अखाड़े पर जाते थे, रियाज करते थे। अब अलगू जी, जब अलगू की नजर राजू पर पड़ती है, राजू के पास आकर के पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो, क्या समस्या पड़ी कि तुम रो रहे हो। राजू रो रो करके अलगू पहलवान से सारी बात बताता है। जब अलगू पहलवान सारी बात सुनते हैं, कलेजा पसीज जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अलगू पहलवान राजू को अपने साथ लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम मेरे घर चलो और मेरे यहाँ खाओ पियो, पढ़ो, रहो, चल करके अखाड़े में रियाज करो, लड़ो भिड़ो, ऐशो आराम से जिंदगी बिताओ, बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम मेरा बेटा बन करके रहो, एकदम चिंता मत करो। जब इतनी बात वह लड़का सुनता है, अखबार से लिपट जाता है, रोने लगता है, कहता है कि आप हमारे लिए देवता हैं। अलगू के साथ वह राजू चल लेता है, उनके घर जाता है, उनके घर जाकर के रहने लगता है, खाने पीने लगता है और बगल के स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं। अलगू पहलवान वहीं पढ़ने लिखने जाया करता था। जब सवेरा होता था, अलगू पहलवान के साथ, उनके बच्चों के साथ अखाड़े पर वह लड़का राजू जाता था, रियाज करता था। लड़ने भिड़ने में काफी अच्छा निकल रहा था और शाम को जब घर पर विद्यालय से आता था, अलगू पहलवान के पांव दबाता था, अपना पिता समझ करके, अपना देवता समझ करके। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ दिन जब बीता तो ये राजू इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, एक दिन की बात है, अलगू पहलवान अपने एक दोस्त से बात करते हैं। उनका दोस्त दुबई में रहता था। उसी दोस्त से बात करते हैं, कहते हैं कि दोस्त हमारा एक बेटा है, उसका नाम राजू है, उसको भी अपने साथ दुबई लेकर के जाओ। राजू भी 2 पैसा कमाएगा तो 2 पैसा का आदमी रहेगा, हमारी भी जो ये गरीबी है ये दूर चली जाएगी, घर के हालात बदल जाएंगे। इतनी बात जब अलगू पहलवान का दोस्त सुनता है, कहता है ठीक है। तुरंत वो अलगू पहलवान का दोस्त दुबई के एक शेख को फोन लगाता है। उस शेख का नाम शब्बीर अल मखतूम था। उसी शेख से फोन लगा करके बात करता है और कहता है कि हमारा एक बंदा है, बहुत खास है, आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, क्या मैं उसको भेज सकता हूं आपके यहाँ। वह शेख पूछता है कि कोई काम वो बंदा सीखा है।
तब इधर से अलगू का जो दोस्त था कहता है कि नहीं, कोई काम तो नहीं सीखा है, पर आपके घर का कामकाज कर सकता है, आपके ऊँटों को पानी पिला सकता है, आपके बकरियों को चरा सकता है। इतनी बात जब वो शेख सुनता है कहता है ठीक है, तब उसका पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखो, मैं यहां से वीजा भेजता हूं और उस लड़के को हमारे पास भेज देना। इधर कुछ ही दिन बाद अलगू का जो दोस्त था वह राजू का पासपोर्ट बनवा देता है। पासपोर्ट जब रेडी हो गया तब उस शेख से बात करता है। बात करने के बाद वीजा मंगवा लेता है। अब वह शेख वीजा भेज देता है और जब वीजा मिल जाता है तब वह व्यक्ति जो अलगू पहलवान का दोस्त था राजू के हाथों पर उस वीजा को सौंप देता है। जिस दिन राजू की फ्लाइट थी दुबई जाने के लिए, उस दिन अलगू पहलवान का दोस्त, उनके बच्चे, उनकी बीवी, सभी लोग राजू को एयरपोर्ट पर ले जाते हैं छोड़ने के लिए। राजू जब एयरपोर्ट पर जाता है अलगू पहलवान के चरणों से लिपट करके फूट फूट करके रोता है। कहता है कि बाबूजी आप मेरे लिए देवता हैं, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं पता नहीं कहाँ होता, मुझे कुछ एहसास नहीं। जब इतनी बात अलगू पहलवान सुनते हैं कहते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, तुम कभी ये अपने दिल में मत रखना कि तुम मेरे दत्तक पुत्र हो, मैं तुम्हें पाया हूं या तुम मेरे यहां रहते हो, ऐसा मत सोचना। तुम जाओ हंसी खुशी से 2 पैसा कमाओ, अगर पैसा दोगे तो ठीक, नहीं दोगे तो भी ठीक, लेकिन तुम अपनी जिंदगी बना लो। अब जब इतनी बात राजू सुनता है कलेजे से लिपट जाता है, सीने से लिपट करके रोता है और फिर इसके बाद फ्लाइट के जरिए दुबई जाता है। दुबई की एयरपोर्ट पर वह शेख आता है और राजू को रिसीव करके अपने घर लेकर के जाता है। जब उस शेख के घर जाता है राजू तो शेख की बकरियों को चराता था, बकरियों को पानी पिलाता था। शेख का कई कई गो ऊंट थे, ऊँटों को पानी पिलाता था। यदा कदा अजार बाजार जो जाना होता था साग सब्जियां लाने के लिए, राजू उस शेख की बात को सुनता था, साग सब्जियां भी बाजार से जाता था लेकर के आता था। जो भी काम वो शेख कहता था राजू बड़ी शिद्दत से काम कर दिया करता था। शेख राजू को खूब मानता था, दिलो जान से मानता था, अच्छी खासी सैलरी देता था। राजू सैलरी जब पाता था तो सैलरी को अलगू पहलवान के पास भेज देता था। अलगू पहलवान बेहद खुश थे और उस बच्चे को राजू को बहुत दुआएं देते थे। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, जो शेख शब्बीर था उसकी अचानक मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो शेख की पत्नी और शेख की खूबसूरत बेटी थी, उसका नाम था रूबिका अल मखतूम। रूबिका अल मखतूम और उसकी माँ दोनों मिल करके शेख को मिट्टी संस्कार दिलाती हैं। जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के अनुसार शेख को मिट्टी संस्कार दिया जाता है, आखिरी विदाई दी जाती है। फिर इसके बाद शेख की बीबी और रूबिका घर पर आती हैं, सभी लोग रहने लगती हैं और सारी जिम्मेदारी शेख की पत्नी पर आ जाती है। शेख की पत्नी सारी जिम्मेदारी को निभाने लगती है। घर में बेटी थी। फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद शेख की जो बीबी थी उसकी भी मौत हो जाती है। जब शेख की बीबी की मौत हो गई तब बेटी बचती है। रूबिका अपनी माँ को मिट्टी संस्कार करती है। फिर इसके बाद अब उस घर में रूबिका अकेली पड़ जाती है। अकेली थी लेकिन सारी जिम्मेदारी को अब बाखूबी निभाने लगी। शेख की जो कंपनी थी, कंपनी की भी देखरेख करने लगी, ऊँटों का देखरेख करने लगी, कराने भी लगी। और जो बकरियां थी उसकी बकरियों को ये राजू चराता था, सब कुछ देखरेख बड़े शिद्दत से वो लड़की रूबिका करने लगी और अपने नौकरों को कोई तकलीफ नहीं देती थी। एक दिन की बात है, उस रूबिका का जन्मदिन होता है। रूबिका अपने नौकरों को इनवाइट करती है। इनवाइट करने के लिए जाती है, देखती है कि जो राजू था अपने कपड़े निकाल करके एक्सरसाइज कर रहा था। इतना खूबसूरत लग रहा था एक्सरसाइज करते हुए। वह रूबिका मन ही मन राजू को पसंद कर लेती है। अब शाम को सभी नौकरों को, वर्करों को अपने घर बुलाती है और सबको खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद सभी वर्करों को विदा कर देती है, लेकिन जो राजू था उसको अपने पास रोक लेती है। राजू को पास रोकने के बाद
जब सभी नौकर चल जाते हैं तो अपने कमरे में बुलाती है। कमरे में बुलाने के बाद अब वह जो रूबिका थी काफी कामुक हो चुकी थी। रूबिका अपने पास राजू को बैठा करके कहती है कि राजू, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे जन्मदिन की खुशी में हमारी इच्छा है कि तुम मेरे साथ बैठ करके शराब पियो और मैं भी पीऊं। जब इतनी बात राजू सुनता है, कहता है कि मैडम, मैं शराब नहीं पीता। हमारे माता पिता हमें ये संस्कार नहीं दिए हैं, मैं शराब नहीं पीता। जब इतनी बात वह रूबिका सुनती है, कहती है कि राजू, आज मेरा जन्मदिन है, मेरी ख्वाहिश है तुम मेरे साथ शराब पियो। मैं भी तो पी रही हूं, तुम भी शराब पियो, मेरी बात को मानो। जब इतनी बात सुनता है राजू, काफी रिक्वेस्ट कर रही थी रूबिका, तब रूबिका की बात को मान करके कहता है ठीक है, थोड़ा सा दीजिए, मैं आपकी बात को मान रहा हूं। अब रूबिका शराब देती है, शराब राजू पीने लगता है। फिर इसके बाद फिर जबरदस्ती शराब देती है राजू को। शराब जबरदस्ती ऐसे ही कई पैक पिलाती है। अब राजू कुछ ही क्षण में बदहोश हो जाता है। उसे अब चित नहीं रहा कि वह कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जैसे बड़बड़ा रहा था उस रूबिका के साथ। रूबिका भी शराब पीती है। शराब पीने के बाद जब देखती है राजू काफी नशे में हो चुका है, तब रूबिका अपने कपड़ों को निकालती है और राजू के शरीर से सारे कपड़ों को निकाल करके राजू को अपने बिस्तर पर सुला लेती है। बिस्तर पर सुलाने के बाद राजू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगती है और कई घंटे राजू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है। राजू शराब के नशे में चूर था, उसे कुछ पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अब जब रूबिका की हवस की आग शांत होती है, जब उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है, तब अपने ही बगल में राजू को सुला देती है और फिर राजू से लिपट करके चद्दर तान करके सो जाती है। धीरे धीरे सवेरा होता है। सवेरा जब होता है, अचानक राजू की नजर खुलती है, नींद खुलती है। राजू उठ करके बैठता है, चद्दर हटाता है, देखता है बगल में निर्वस्त्र अवस्था में वह रूबिका सोई हुई है और निर्वस्त्र अवस्था में राजू भी सोया है। दोनों एक ही पास पास थे, साथ सोए थे। जब इतना दृश्य देखता है राजू चौंक पड़ता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इतने में रूबिका की भी नींद खुल जाती है। रूबिका भी उठ करके बैठ जाती है। रूबिका मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब राजू समझ जाता है कि ये सारी करामात रूबिका की है। राजू वहां से तुरंत उठना चाहता है। तुरंत रूबिका उसके कलाई को पकड़ लेती है और बैठा लेती है। कहती है, राजू, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। तुम शराब के नशे में थे और तुम खुद मेरे कपड़ों को उतार करके और अपने कपड़ों को उतार करके तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि मैं भी कामुक थी। झूठ बोल रही थी रूबिका। एक काम खुद करती है लेकिन राजू को लगाती है। अब राजू गन 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 कांप रहा था। राजू बहुत क्षमा याचना मांगता है। रूबिका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, राजू, जो तुमने किया सो किया। अब मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी हूं। जब तुमने ये गलती कर दी तो अब तुमको मुझसे शादी करना होगा। जब इतनी बात राजू सुनता है, कहता है कि मैडम, ये कैसे हो सकता है। तब रूबिका कहती है कि राजू, तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना चुके हो, अब ऐसी गद्दारी मत करो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। राजू से काफी रिक्वेस्ट वो लड़की करती है। राजू भी सोच जाता है कि मैं इस लड़की के सतीत्व को भंग कर चुका हूं, इस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका हूं, तो इस लड़की से शादी कर ही लूं। अब राजू उस रूबिका के बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, जब आपकी इच्छा है तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगा, लेकिन आप मुझे यहाँ रहने के लिए बाध्य मत करिएगा और मुझे काफी प्रेशर में मत डालिएगा, मुझे परेशान मत करिएगा। रूबिका कहती है कि राजू, अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, मेरे साथ रहना पड़ेगा। मेरे साथ कौन रहेगा? माता पिताजी नहीं रहे, अगर तुम रहोगे तो मैं अच्छे खासे से अपनी जिंदगी जी लूंगी। इतनी बात जब सुनता है राजू कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। राजू सोचता है कि मेरा है कौन, जो पिताजी हैं अलगू पिताजी,
वे तो है तो गैर, लेकिन वैसे तो देवता समान हैं। और मेरी माँ पहले ही बचपन में मर गई, पिताजी मेरे मुझे चाहते भी नहीं होंगे, तो मैं क्यों नहीं यहीं रह जाऊं और अपने जो धर्म के पिताजी हैं अलगू पहलवान, उनको समय समय पर खर्चा पानी भेजता रहूंगा। यही सोच करके रूबिका से राजू शादी कर लेता है, वहीं की कोर्ट में शादी करता है। फिर इसके बाद कुछ ही दिन बाद रूबिका राजू को वहां की नागरिकता दिला देती है। अब राजू रूबिका के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताने लगता है। यदा कदा अलगू पहलवान के घर जाया करता है और हर महीने अब तनख्वाह राजू अलगू पहलवान के घर भेजता है कि अलगू पहलवान को यह एहसास न हो कि राजू वही शादी कर लिया है। बताता नहीं है, समय समय पर पैसा भेजता रहता है और रूबिका के साथ संबंध बनाता रहता है। एक दिन राजू अलगू पहलवान को जानकारी भी दे देता है। अलगू पहलवान कहते हैं ठीक है बेटा, तुम हंसी खुशी से उस लड़की के साथ अपना जीवन बिताओ और कभी कोई हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें फोन करूंगा या तुम्हें देखने की इच्छा होगी तो बुला लूंगा, तुम यहाँ चले आना। राजू कहता है ठीक है। फिर इसके बाद उस रूबिका के साथ वही रहने लगता है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक है महानंद जी जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, ये हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह ये मणिपुर के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सरोज कुमार राय ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।